नमस्कार, मैं अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24 की एक खास सीरीज, जिसमें आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलाएंगे, एक ऐसे मेहमान से मिलाएंगे, एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो कि झुंझुनू में अनेकों आंदोलन कर चुके हैं। एक ऐसे नेता से मिलाएंगे जो कि युवा, किसान, गरीब तबके की आवाज़ उठाता है, जिन्होंने झुंझुनू के कद्दावर नेता स्वर्गीय शीशराम जी ओला से भी भीड़ पड़े थे। एक ऐसे नेता से मिलाएंगे जो कि हर तबके की आवाज़ उठाता है। वो कोई और नहीं, जिला परिषद सदस्य और आम आदमी पार्टी के नेता पंकज जी धनखड़ हैं। नमस्कार पंकज जी, आपका आरजी टीवी 24 की खास सीरीज में स्वागत है। नमस्कार जी। आज आपका भी हमारे यहाँ घर पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, हम शुरुआत करते हैं आपके छात्र जीवन से लेकर आपका राजनीतिक सफ़र की। आप राजनीति में क्या सोच के आए थे? क्योंकि अक्सर छात्र जीवन में होते तो उनके सपने ये होते हैं कि मैं कोई अफसर बनूं या फिर कोई अधिकारी बनूं, लेकिन आपने राजनीति में आने का तय किया, तो वो क्या सोच के किया था? हम भी नौकरी के उद्देश्य से ही कॉलेज में हमने एडमिशन लिया था, लेकिन धीरे धीरे छात्रों की जो समस्याएं थी उनको लेके हमने छोटे छोटे आंदोलन शुरू किए और आंदोलन करते गए। और धीरे धीरे जो भी आंदोलन शुरू हुए तो हमारा जो कनेक्शन था वो प्रशासनिक अधिकारियों से भी हुआ, क्योंकि कोई भी ज्ञापन देने के लिए हम उनके पास जाते थे या नेताओं के पास जाते थे। तो जिस तरीके का रवैया हमने देखा कि जो लोगों की डिमांड्स हैं, लोगों की समस्याएं हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए भी लोगों को कितना तड़पना पड़ता है। और प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे लीडरशिप हो, वो सारी की सारी उसको इग्नोर करती थी। वो ऐसे समझती थी कि जैसे कोई काम भी अगर वो करें तो लोगों पर एहसान कर रहे हैं, जबकि कोई कर्मचारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, वो लोकतंत्र में एज ए नौकर होता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, क्योंकि जनता उनका चुनाव करती है। तो नौकर तो मालिक बन गए और जो मालिक थे वो नौकर बन गए, हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और ये हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वो सोचते थे कि हम इनका कोई छोटा मोटा अगर महीने 2 महीने में कोई काम भी कर रहे हैं तो वो इन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस तरीके की मानसिकता जो जो हम देखते गए, चलता रहा, तो हमारे दिमाग में भी आया कि सारी जो गंदगी फैली हुई है ना, लोगों के साथ जो न्याय नहीं हो रहा है, लोगों को जो उनके हक अधिकार मिल नहीं रहे हैं, लोगों को जानबूझ के दबाया जा रहा है। जैसे आज़ादी से पहले जो लोगों के हालात थे, उन हाल वो भी एक एज एक नौकरशाही का ही दमन था। चाहे वो व्यापार करने के बहाने अंग्रेज आए होंगे, चाहे और जागीरदारी प्रथा का जहाँ व्यवस्था रही होगी, उसमें भी इस तरीके से लोगों को तड़पाया जा रहा था जैसे अभी लोगों को न्याय नहीं मिल रही। फिर आप अधिकारियों के पास जाओ, कोई छोटी मोटी कोई बात है तो फिर आपको नेता की कहलवानी पड़ती थी। तो हमने सारा देखा कि सारा जो पावर है वो लीडरशिप के हाथ में चला गया, और लीडरशिप है वो अभी ठीक नहीं है। कोई समझ के आधार पर लीडरशिप नहीं है, पैसे के दम पे, जातिवाद के हिसाब से या दूसरे अन्य कई कारण हैं, उनके तरीके से सारे लोग आ रहे हैं। तो इनका कोई आम लोगों से कोई इनका वास्ता था नहीं। एक संघर्ष से निकली हुई लीडरशिप नहीं थी जिले में। जो भी थी वो पार्टियों के इशारे पे जीते हुए लोग थे। तो जो पार्टियों के इशारे पे जो जीतते हैं और जिस पार्टी की सरकार होती है, तो वो उसी के इशारे पे काम करते हैं, चाहे उसके वोटर हो, उसके वो भी न्याय नहीं मिलती। इसलिए हमने सोचा कि अगर कुछ भी इस देश में परिवर्तन करना है या लोगों को लाभ दिलाना है तो अच्छे आदमी को राजनीति में आना पड़ेगा। तो हमने छात्र जीवन में बहुत सी लीडरशिप भी तैयार करी, अच्छे वैचारिक लोग तैयार किए, सबको अलग अलग फील्ड में हमने उतारा भी। तो धीरे धीरे वो एज ए जनप्रतिनिधि, छोटे छोटे जनप्रतिनिधि निकल के भी आए। कोई पंचायत में सरपंच बना, कोई पंचायत समिति मेंबर बना, कोई जिला परिषद मेंबर बना, और अपने अपने क्षेत्र में लोगों में उनकी वजह से एक अवेयरनेस भी आया कि यार लड़ने से, कुछ संघर्ष करने से हमको कुछ मिल सकता है और अच्छे नेताओं का चुनाव भी करना चाहिए। इसलिए हमारा मेन मकसद ये था कि राजनीति में अच्छे लोगों की एंट्री हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, जिन लोगों की समझ हो, जो बुनियादी लोगों की समस्या है उन पर काम कर सके। इस उद्देश्य से हमने राजनीति में एंट्री करी। जी, पंकज जी ने जैसे बताया कि आजकल संघर्षशील नेता नहीं है, या तो पारिवारिक जो परिवार का वंशवाद चलता रहा है वैसे निकल के आते हैं,
लेकिन ये ट्रुथ है कि जब तक आप किसी चीज़ को जानोगे नहीं तब तक उसको पहचान नहीं पाओगे। जैसे आप धरातल पे काम करोगे, लोगों के पास जाओगे, तभी उनकी समस्याओं को आप पहचान पाओगे। पंकज जी, अब तक आपने बहुत से आंदोलन किए हैं और काफ़ी आंदोलन बहुत बड़े-बड़े भी किए आपने। और जैसे एक एक टोल नाका हटाने का था, वो आंदोलन भी था, उसमें आपने टोल नाके हटा दिए थे। तो ये जो काफ़ी आंदोलन किए, उनका सबका परिणाम क्या निकला? देखो, मैंने सबसे पहले मोतीलाल कॉलेज में फीस कम हो बच्चों की, ये आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो ये शुरुआत करी तो 80-80 रुपये उस टाइम फीस कम हुई थी। 80 रुपये भी बहुत महत्वपूर्ण थे उस समय। आज 80 रुपये का कोई मायना नहीं है, लेकिन उस समय 80 रुपये बहुत महत्वपूर्ण थे। जो भी आंदोलन हमने किए, फीस का किया, गवर्नमेंट कॉलेज खुलाने का किया, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ा दी थी और बीकानेर यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम थी, तो हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी की फ़ीस बीकानेर यूनिवर्सिटी के बराबर हो, इस बात को लेकर आंदोलन चलाया। ये जितने भी आंदोलन, फिर इधर हमने नरेगा की एक बार मजदूरी रोक दी थी, तो वो भी हमने स्टूडेंट होने के नाते हमने ये मूवमेंट चलाया। बेरोजगारी भत्ते का आंदोलन भी हमने राजस्थान में शुरू किया। टोल टैक्स पहली बार झुंझुनू जिले में टोल लगा था शिक्कर लोहारो सड़क पे। तो झुंझुनू से निकलते ही जो बगड़ की तरफ हम जाते हैं, तो ये देसूसर प्रतापपुरा स्टैंड आता है, बगड़ बीड़ भी बोलते हैं उसको, मठ बोलते हैं। मठ में टोल लगा दिया था कि झुंझुनू में एंट्री, आसपास के गांव भी अगर एंट्री करेंगे तो उनको टोल देना पड़ेगा। तो टोल संघर्ष समिति बनी दोनों जिलों की, शिक्कर और झुंझुनू की, इसका भी मैं अध्यक्ष था। तो ये बगड़ बीड़ वाला टोल तो हमने उखाड़ के फेंक दिया था। फिर सरकार ने 3 महीने टोल स्थगित कर दिया। फिर इन्होंने दोबारा लागू किया तो हमने दोबारा आंदोलन शुरू किया। तो सरकार में क्या था कि ये मंत्री उसमें थे राजेंद्र जी राठौड़, हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह जी। तो इन सब लोगों ने समझौता करके, और इन्होंने ये कहा कि सुमित्रा जी ने तो ये गणित लगा दिया कि झुंझुनू फ्री हो जाए मेरी विधानसभा, बाकी बाढ़ में जाए। सरकार का ये था कि अगर ये एक बार टोल प्रोजेक्ट रुक गया तो फिर कभी आगे जो इनकी जो मंशा थी, आज जगह जगह टोल लग गए हैं, ये पूरी नहीं होगी। इसलिए इन्होंने पूरा शासन प्रशासन पूरा दबाव लेके और इन्होंने दोबारा टोल चालू करने की कोशिश करी। तो बगड़ बीड़ वाला टोल था, इसमें तो पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई थी, आसपास के सारे गांव हमारे उसमें साथ खड़े हो गए थे। तो इसको उखाड़ के फेंक दिया। तो इसको तो ले गए वो नूनिया कोठड़ा चिड़ावा के पास। और ये जो पूरा की ढाणी में जो टोल लगा था, इसको ये ले गए आगे बिजनोई का बास जो बस स्टैंड है उधर। तो इधर झुंझुनू तक के सारे लोगों को बसें फ्री हो गए। तो ये फ्री हो गए तो लोगों का आंदोलन भी थोड़ा कम पड़ गया। जब हमारे साथ वार्ता हुई तो इन्होंने टोल की जो दर थी उसमें भी फिर 10% की कमी करके वो बाकी के टोलों को, क्योंकि लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो नहीं पाए, शिक्कर के जो लोग थे तो शिक्कर को फ्री कर दिया। इन्होंने बहुत दिमाग से काम किया। तो पर्टिकुलर जिन लोगों के टोल लगना था आसपास के गांव, वो भीड़ उस टोल पे जा सकती है। तो शिक्करवाड़ा जो टोल था नौलगढ़ से निकलने के बाद, तो उन्होंने ये कह दिया कि जो इस शिक्कर RJ-23 की जो भी गाड़ियाँ आएंगी उन पर टोल नहीं लगेगा। तो फिर वो लड़ाई के लिए क्यों आएंगे जब वो टोल फ्री हो गए। तो इस रणनीति से इन्होंने टोल को लगाया। नूनिया गोठड़ा में टोल लगाया तो इन्होंने कहा कि नूनिया गोठड़ा बख्तारपुर आसपास के गाँव का टोल नहीं लेंगे। तो आंदोलन को तरीके से कमज़ोर करके इन्होंने फिर वो टोल चालू किए। लेकिन हमने यहाँ लड़ाई शुरू करी तो उसका नतीजा निकला कि टोल की रेट कम हुई। चिड़ावा से इधर के सारे गांव, चाहे नूनिया कोठड़ा हो, बख्तारपुरा हो, ये सैकड़ों गांव इधर थे, बगड़ के आसपास के सारे, ये फ्री हुए, टोल हटा, दर कम हुई। आज तक एक भी आंदोलन जो हमने शुरू किया, मैंने शुरू किया मेरे जीवन में, उसके रणनीतिकार भी मैं होता था और किस स्थिति में इसको ले जाया जाएगा उसको मैं लेके जाता था। एक भी असफल नहीं हुआ। फ्री बिजली का, किसानों को फ्री बिजली दी जाए, आंदोलन राजस्थान में इसकी शुरुआत करने वाला, इससे पहले किसी का भी कोई स्टेटमेंट आपको मिले कि किसानों को फ्री बिजली दी जाए, किसी ने मांग नहीं करी। मैंने किसान बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति के नाम से इस आंदोलन की शुरुआत करी। सारे MLAs थे, इनको मैं ज्ञापन देने गया। विद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उनके पास भी हमने ज्ञापन भेजा। यहाँ पर भारी मंत्री लगा रखे थे राजेंद्र जी राठौड़, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। कलेक्टर को दिया, यहाँ धरना दिया हमने
नई साल पर 2016 में वो धरना चालू किया फ्री बिजली का। लोग हंस रहे थे कि फ्री बिजली मिल सकती है किसानों को, असंभव बात है। ऐसी चीज़ों मांग उठाओ तो कोई छोटी मोटी मांग उठाओ, ये संभव होने वाली नहीं है। फिर आपके इधर फतेहपुर के जो महरिया जी विधायक थे उनके पास में गए तो उन्होंने कहा कि आप फ्री बिजली की बात कर रहे हो, सरकार बिजली और बढ़ाएगी। फिर मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह जी, जो एमएलए नहीं थी लेकिन ऊर्जा मंत्री रही थी, उनके घर गया तो उसने भी ये कहा कि वसुंधरा जी किसी भी हालत में बिजली का बिल फ्री नहीं करेगी, तो आपको लोग पागल कहेंगे, आप इस आंदोलन को छोड़ दो। फिर हमने सारे राजस्थान के जो भी छोटे छोटे संगठन थे अलग अलग जिलों में, जिनकी कोई स्टेट लेवल पर पहचान नहीं थी, मैं पूरे राजस्थान में घूम के मैंने उन सबको इकट्ठा किया। जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में उनको बुलाया, कार्यक्रम किया। हमने कहा कि आप पूरे राजस्थान का ठेका मत ले, लेकिन आप अपने अपने स्तर पर जहाँ जहाँ आपकी हैसियत है, जितनी औकात है, उसके हिसाब से इस आंदोलन को शुरू करो। हमने आंदोलन शुरू किया, धीरे धीरे यूनिटी बनती गई, किसानों को कर्ज मुक्ति और फ्री बिजली का हमने ये आंदोलन शुरू किया। फिर पूरे राजस्थान में हमने यात्रा निकाली। जब वो यात्रा निकाली उसके बाद रैलियां शुरू हो गई, मीटिंगें शुरू हो गई। फिर वसुंधरा जी का जहाँ जहाँ भी गई हमने विरोध शुरू किया। तो ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो गया तो धीरे धीरे उसमें फिर सुमित्रा जी वापस जुड़ गई, हनुमान जी बेनीवाल जुड़ गए, फिर किरोड़ीलाल जी मीणा जुड़ गए, फिर घनश्याम जी तिवाड़ी थे वो जुड़ गए। ऐसे करते करते बहुत बड़ा एक मोबिलाइजेशन हो गया और लास्ट में ऐसी स्थिति रही झुंझुनू में, यहाँ वसुंधरा जी आई तो हमने उनको काले झंडे दिखाई, स्टेडियम में मीटिंग थी, रास्ते में पशु खड़े किए जब वो यात्रा कर रही थी। तो जब ये जगह जगह उनका विरोध हुआ, गंगानगर गई तो वहाँ विरोध हुआ, जालौर गई तो वहाँ विरोध हुआ, बाड़मेर गई वहाँ विरोध हुआ, तो आखिर में उनको किसानों की 10-10 हज़ार रुपये। फिर जयपुर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर हमने पूरे राजस्थान के लोगों की विद्याधर नगर स्टेडियम में जयपुर में सभा करी। उस सभा के बाद वसुंधरा जी ने 10-10 हज़ार रुपये किसानों के और 50-50 हज़ार रुपये सोसाइटी का जो कर्ज था वो माफ़ करने की घोषणा करी कि सालाना 10 हज़ार रुपये किसानों की बिजली के बिल नहीं लगेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि 10 HP की जितनी भी मोटर थी उनका बिजली बिल 0 हो गया। उसके बाद दोबारा ये गहलोत सरकार बनी। इससे पहले मैं गहलोत जी को भी ज्ञापन देने गया था जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने कहा कि मांग तो बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर आगे सरकार भी बनेगी। लेकिन जब गहलोत जी सरकार में आए तब उन्होंने वापस किसानों के बिल वो बिलों में जोड़ दिए। तो मैंने जिला परिषद का चुनाव जीता, उस समय भी मैंने घोषणा करी कि ये आंदोलन हम शुरू करेंगे, वापस किसानों को बिजली फ्री दिलवाएंगे। चुनाव जीतते मैंने सुल्ताना में रैली करी, फिर जिले के सारे पावरों पे मैंने रैली करी, फिर हमने पूरे राजस्थान में इसका कार्यक्रम शुरू किया। राहुल गांधी को हनुमानगढ़ में हमने काले झंडे दिखवाए। चारों तरफ ये मूवमेंट दोबारा खड़ा हुआ तो अब दोबारा किसानों के 10 हज़ार की जगह 12-12 हज़ार रुपये सालाना माफ़ हुए और किसानों के आज 0 बिल आ रहे हैं जिनकी 10 HP से नीचे मोटर है उनकी सबकी। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने बहुत से आंदोलन किए और छोटे छोटे बहुत आंदोलन किए हैं, एक भी आंदोलन ऐसा नहीं है जिसमें हम हारे हों आज तक। जो हमने शुरू किया उसके लिए चाहे हमें घर बार छोड़ना पड़े, फ्री बिजली वाले आंदोलन में 3 साल मैंने घर छोड़े थे। पूरे राजस्थान में गंगानगर से लेके डूंगरपुर बांसवाड़ा तक, बाड़मेर जैसलमेर से लेके जहाँ अपनी बॉर्डर पे फौज लगी हुई है वहाँ लू चलती थी। मैं ढाणियों में एक ढाणियों में मैं टावल ओढ़ के एक घर में मैंने जागृति पैदा करी, वहाँ से लेकर अलवर भरतपुर तक हमने इस मूवमेंट को खड़ा किया। तो एक भी आंदोलन जो हमने शुरू किया, क्योंकि शुरू करने से पहले शुरू करने वाला आदमी कौन है, फिर उसका कमिटमेंट क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो बहुत सी अड़चनें आई, बहुत दिक्कत आई, प्रशासन का भी सामना किया, मुकदमे भी झेले, लाठियाँ भी खाई, जेलों में भी रहे, बहुत बार हम जेलों में रहे, बहुत मुकदमे खाए, लेकिन आज तक जो आंदोलन शुरू किया उसमें सफलता नहीं मिली। हो सकता है उसमें जितना हम चाह रहे थे उतना नहीं मिला, लेकिन 100% वो मांग पूरी हुई। ये आज तक का आंदोलन का अनुभव है। पंकज जी, मुझे एक आपका किस्सा याद आ रहा है। आप यहाँ पे जो झुंझुनू में बड़े नेता हैं ओला परिवार से, उनका बोलबाला रहा है और केंद्रीय मंत्री शीशराम जी ओला थे उस टाइम पे। उस टाइम पे आपने उनके विरोध में चेयर तक फेंक डाली थी उनके सामने। तो उस किस्से के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आप बताइए मुझे। वो मोतीलाल कॉलेज की घटना है। छात्र संघ का उद्घाटन कार्यक्रम था और मैं शीशराम जी को ज्ञापन देने गया था कि अपने ज़िले में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। तो शीशराम जी
देखो उस समय बहुत प्रभावी व्यक्ति थे, उनके सामने बोलने की कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की भी हैसियत नहीं थी। रामनारायण जी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने उनकी टिकट कटवा दी थी। जो टिकट बांटने वाला है उसकी टिकट ओला जी ने कटवा दी थी। तो आप कल्पना करो कितने हैसियत वाले थे। तो मैं ज्ञापन देने गया तो वो डांट फटकार की तो उनकी शुरू से ही आदत है। वो अपने वोटर को भी इसी तरीके से डांटते थे, बाद में प्यार करते थे। तो उन्होंने क्या किया, मैं ज्ञापन देने गया तो उन्होंने कहा कि मेरे जेब में आ गया सरकारी कॉलेज, उसको यूं करके फेंक दिया ज्ञापन को। तो मैंने उसको उठा लिया, उठा के खोल के समेट के मैंने मेरी जेब में डाल लिया और मैं आगे आगे जो छात्र संघ का उद्घाटन चल रहा था उस कार्यक्रम में आगे आगे बैठ गया। नाच गाने शुरू हो गए, प्रिंसिपल का उद्बोधन हो गया, फिर दूसरे नेता आए हुए थे उनका हो गया। अच्छा, ये ना तो किसी कॉलेज वाले को जानकारी थी, ना मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनको ये जानकारी थी, स्टूडेंटों को, ना नेताओं सामने मंच पर बैठे थे उन नेताओं को ये जानकारी थी। तो जो ही शीश राम जी का उद्बोधन शुरू हुआ तो मैं जिस चेयर पे बैठा था मैंने वो उठाई और वो मंच पे मैंने उनके ऊपर फेंक दी। फेंकते ही वो आपस में विवाद झगड़ा, वो कार्यक्रम तो रद्द होना ही था। तो वो तो एक वैसे तो ऐतिहासिक घटना थी। उस घटना के बाद हम सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे को और मेरे साथ की जो टीम थी 6-7 उसमें गिरफ्तार हो गए। 6-7 जो ओला जी को उस कार्यक्रम में लेके आए थे उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया, कोतवाली में लेके गए। तो कोतवाली में फिर रात को 1 बजे हम लोगों को छोड़ा गया और छोड़ते अगले दिन कॉलेज में मीटिंग हुई और वो आंदोलन गवर्नमेंट कॉलेज का आंदोलन बन गया। उसी की आंदोलन की देन है कि आज जिले के सभी तहसीलों में गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं। पहली कॉलेज यहाँ लड़कियों की खुली, को कॉलेज खेतड़ी में लड़के लड़कियों एक साथ वहाँ खुली, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र जी 98 में वो शिक्षा मंत्री बन गए थे। वो कार्यक्रम होने के बाद आंदोलन तो शुरू हो ही गया था और वो शिक्षा मंत्री बनते झुंझुनू में गांधी चौक में उनका प्रोग्राम था। तो हम काले झंडे लेके पहुँच गए। वहाँ से वो शुरू हुआ, जितेंद्र जी ने घोषणा करी तो कॉलेज बने। फिर धीरे धीरे तहसीलों में आंदोलन शुरू हो गया तो धीरे धीरे तहसीलों में कॉलेज बनने शुरू हो गए। फिर हमने शेखावाटी यूनिवर्सिटी का आंदोलन शुरू कर दिया तो फिर वो सीकर में शेखावाटी यूनिवर्सिटी की मंजूरी हो गई। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसने छात्रों में भी फिर जोश पैदा किया और ज़िले में ओला के खिलाफ बोलने वाले नौजवानों की आवाज़ भी बहुत मुखर हुई और नेता भी ऐसी स्थिति में मजबूर हो गए कि जब वो आंदोलन चला और ओला जी वाली घटना हुई तो आप ताज्जुब करें, जब हम कलेक्ट्रेट पर बैठे थे तो जिले के सारे विधायक समर्थन देने आए। सारे विधायकों ने कहा कि हमारी लेटर पैड पर लिखवा लो, हम आपके इस आंदोलन में साथ हैं। जब वसुंधरा जी का हेलीकॉप्टर हमने हवाई पट्टी पे रोका, हेलीकॉप्टर से आई तो हम आगे नहीं जाने देंगे, तो वसुंधरा जी ने भी लिखित में दिया कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी, उस टाइम गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे, कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी तो मेरी पहली कलम से आपकी गवर्नमेंट कॉलेज खुलेगी। तो आप देखो कितना बड़ा आंदोलन होगा, आप ताजुब करोगे। लोगों में फिर अचानक एक छात्रों में एक जोश आया, उन्होंने सारी लीडरशिप को रोकना शुरू किया, लीडरशिप से सवाल पूछने शुरू किए। चाहे वसुंधरा जी आई तो उनका भी हेलीकॉप्टर रोकने के लिए बहुत लाठियां चली, मुकदमे हुए, जेलों में गए। जब जेल के अंदर थे तो जेल तोड़ने के लिए 5000 लड़के पहुंच गए। तो जब जेल पे लाठीचार्ज हुआ तो अगले दिन आंदोलन दबा नहीं। एमएन दिनेश जो आजकल हमारे इसमें लगे हुए हैं भ्रष्टाचार में, एसीबी में, वो हमारे एसपी थे। तो उन्होंने, वो सख्त एसपी भी थे लेकिन वो समझते भी थे, तो उन्होंने जेल पे माहौल देख के लाठीचार्ज करवाया। जो भी जवान बच्चा दिखा शहर में उसको सबको पीटा गया। अगले दिन 10,000 लोग कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। तब दिनेश साहब की समझ में आया कि ये आंदोलन कोई लुच्चे लफंगों का आंदोलन नहीं है, जेन्युइन आंदोलन, इनकी मांग है। तो 2:30 बजे वो रात को हमारे से जेल में मिलने गए, जब हम जेल में अनशन पे बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, हमने कहा कि आप सरकारी कॉलेज नहीं है और गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो तब उन्होंने बताया कि मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ और आपकी मांग वाजिब है, मैं आपके लिए इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। तब हमने कहा कि सर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, तो प्रशासन ज्यादती नहीं करे, वाजिब मांगा, आप इसमें थोड़ा कोऑपरेट करना। उसके बाद प्रशासन की भावना भी बनी, पुलिस के सारे लोगों की, दूसरे लोगों की वाजिब मांग है, सब लोगों ने कोऑपरेट भी किया। तो बहुत बड़ा संघर्ष है और संघर्ष में रिजल्ट मिला है और ज़िले को लाभ मिला। आज करोड़ों रुपए सालाना जो बच्चे बच्चियां गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बापों की फीस बच रही है, तो फ़ायदा नहीं है क्या? ये टोल हटा तो आज तक, वो 2005 में लगा था, आज 17 साल हो गए, 17 साल में 150 गाँव फ्री हुए, तो इनको फ़ायदा नहीं हुआ क्या? हमने फीस कम करवाई, फ़ायदा नहीं हुआ क्या? फोरम की फीस बीकानेर यूनिवर्सिटी के बराबर कराई, राजस्थान यूनिवर्सिटी की, फ़ायदा नहीं हुआ क्या?
आज तक हमने कई हजार करोड़ों का फायदा इस जिले के लोगों को संघर्ष के दम पे दिलवाया है। जी, पंकज जी ने जो ये ओला साहब का जो वाकया बताया, ये वाकई में एक अद्भुत है, क्योंकि उनके सामने यूँ कहें कि बोलना एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, क्योंकि जो ओला साहब का यहाँ पे झुंझुनू में बोलबाला है, उनके सामने बड़े बड़े नेता भी बोलने से कतराते हैं। उन और पंकज जी ने जो ये साहस दिखाया, ये भी एक काबिल तारीफ़ है यूँ कहें तो। आपके छात्र जीवन की बात करें तो आप आयशा कहें या फिर एसएफआई से जुड़े हुए थे, जो कि माकपा का एक छात्र संगठन है। तो अब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो इन दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखो, हम जिस छात्र संगठन में जुड़े थे, वो छात्र संगठन स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स थी, पूरे भारत में शिक्षा का निजीकरण नहीं हो, व्यवसायीकरण नहीं हो, अच्छी शिक्षा लोगों को मिले, फीस ज़्यादा नहीं हो, इस तरीके के मुद्दे को लेके वो छात्र संगठन काम करता था। ये छात्र संगठन का संबंध था वो सीपीएम से था। सीपीएम लोगों के जो बुनियादी मुद्दे हैं, उनकी चिकित्सा है, उनका स्वास्थ्य है, उनका खेल है, उनका रोजगार है, जो गरीब लोग हैं उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर ये पार्टी काम करती थी। आज उद्देश्य थे उनके, अब कितना काम करती थी वो तो जिन जिन राज्यों में सरकारें रही हैं वहाँ से उनका रिजल्ट आएगा। जिस उद्देश्य को लेके वो काम करती थी, हमने पार्टी बदली, अपने उद्देश्य नहीं बदले। उस उद्देश्य, उसके जो उद्देश्य देखे उसके बाद हम उनसे जुड़े थे, क्योंकि उनके उद्देश्य और हमारे उद्देश्य मैच कर रहे थे। हम वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे भाई हम नौकरी नहीं करते थे, कोई सैलरी नहीं मिलती थी, वो उद्देश्य लोगों के हित में थे इसलिए जुड़े थे। अब उद्देश्य पे काम नहीं हो, उद्देश्य का विस्तार नहीं हो, उद्देश्य आगे बढ़े नहीं। अब 3 राज्यों में गवर्नमेंट थी सीपीएम की, अभी तक पूरे भारत में हर गांव ढाणी में एक आदमी जरूर था इनका। आज 3 राज्य से एक राज्य पे आ रहे, बैक साइड में जा रहे हैं, तो मंथन करना चाहिए था। तो हम तो उनकी नौकरी करते नहीं थे, हम तो लोगों के नौकर हैं। लोगों की जो समस्या है उनका हल होना चाहिए। आम आदमी पार्टी आज जो हमारा वर्तमान भविष्य है उसके लिए, हमारे आगे के जो आने वाले बच्चों का जो भविष्य है उनको बचाने के लिए ज़मीन पे काम कर रही है। जैसे बिजली है, पानी है, शिक्षा। आज दिल्ली में जाके देखो, आईएएस का बेटा और एक मजदूर का बेटा एक साथ पढ़ रहे हैं। शिक्षा के निजीकरण को उन्होंने कम किया, सरकारी स्कूलों का स्तर उन्होंने सुधारा है। आप ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वास्थ्य को लेके जो फ्री इलाज की उन्होंने जो सुविधाएं दी हैं और जो मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, आज बीमारी पे एक गरीब आदमी का कितना खर्चा हो जाता है, आज हर मोहल्ले में उनको सुविधाएं मिल रही हैं। रोजगार के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं, गरीबों के लिए अलग से स्कीम बनाई जा रही हैं। आज जो राशन की जो व्यवस्था थी, एक मजदूर अपना काम थका के 500 रुपये मजदूरी थका के सुबह से लेकर शाम तक यहाँ राशन की लाइन में लगा रहता है। आज वहाँ उनको काम थकाने की जरूरत नहीं है, राशन उनके घर पहुँच रहा है। जो 70-75 साल बाद भी हम लोग बिजली पानी मांग रहे हैं, आज वहाँ बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मूलभूत सुविधाएं जो उनकी पूर्ति हो रही है, तो क्यों ना ऐसी विचारधारा के साथ, क्योंकि हमारा तो यही उद्देश्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार इन्होंने तो 72 पार्टियां बदल ली, 100 पार्टियां बदल ली, बहुत से नेताओं पर आरोप लगाते रहते हैं। अरे पार्टियां बदल ली, पार्टियों की नौकरी थोड़ी करते हैं हम, विचार थोड़ी बदल लिए हमने लोगों के लिए काम करना बंद कर दिया हो तो आप कह सकते हो। हम जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे बचपन से, आज वो छोड़ दिए तो आप कह सकते हो। पार्टियां तो वो जिस उद्देश्य को लेकर पार्टियां बनाई, उद्देश्य से पार्टियां भटक जाएंगे तो क्या हम उनके जीवन भर उनके साथ चिपके रहेंगे? उनका ठेका ले रखा हमने जनता का ठेका ले रखा है, लोगों का ठेका ले रखा है, पार्टियों का ठेका नहीं ले रखा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस को लात मारी, कुमाराम जी ने कांग्रेस को लात मारी, मुलायम सिंह, लालू यादव, देव, पहले तो कांग्रेस ही थी पूरे भारत में।
तो जितनी भारत में पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं, काशीराम जी ने बीएसपी बनाई, दूसरी और अनेक भारत में पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं, तो यही से निकले हैं ना। जब पार्टियां अपने रास्ते से भटक गई तो लोगों ने जनता के हित के लिए अलग अलग पार्टियों का गठन किया, उन पर काम हो रहा है। जो पार्टियां काम कर रही हैं वो आगे बढ़ रही हैं, जो पार्टियां मंच पे कुछ बोलती हैं और काम कुछ करती हैं, उनका लोग चरित्र देख रहे हैं, तो वो पार्टियां फेल भी हो रही हैं। आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो बेरोजगारों की समस्या है। यानी 2014 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी सालाना 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियों की छोड़ो, 15 करोड़ बेरोजगार हो गए। 15 करोड़ इन्होंने हटा दिए लोगों को जो काम पे लगे हुए थे। तो अभी पूरे देश में 16 अगस्त से 22 अगस्त तक जंतर मंतर पर पूरे भारत के बेरोजगारों का आंदोलन है, और वो उस आंदोलन का एक स्लोगन भी है कि पूरा देश करे पुकार, रोजगार दो रोजगार। ये आंदोलन पूरे भारत में शुरू हो रहा है, हम भी उसका हिस्सा हैं, उसमें जाएंगे। ये नहीं कि मैं चुनाव यहाँ से जीता हूँ तो मुझे इन्हीं लोगों से सिर्फ मतलब वोट के लिए, ये पूरे भारत का मामला है, तो भी हम जा रहे हैं, हमारा काम छोड़ के, काम धंधा छोड़ के जा रहे हैं। ये लालच नहीं किसी विधानसभा में घूमे चुनाव की आंकड़ी बैठ जाए, बस एमएलए बन जाए, ये उद्देश्य नहीं है। लोगों को न्याय भी मिलना चाहिए। दूसरा क्या, किस तरीके से आप देख रहे हो नफरत फैलाई जा रही है, टीवी चैनलों के माध्यम से फैलाई जा रही है, अखबारों के माध्यम से नफरत फैलाई जा रही है, किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, और पर्टिकुलर कहीं किसी जाति को, कहीं किसी धर्म को, एक दूसरे को टारगेट करके और देश में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो उस आंदोलन का हमारा दूसरा जो स्लोगन है, नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। क्या आप भारत से किसी जाति को बाहर निकाल सकते हो, किसी धर्म को बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। जो चीज़ असंभव है, तो उस संभव में नफरत आप पैदा करोगे तो लोग बुनियादी मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाएगा और दूसरे मुद्दों में लग जाएगा। अगर आप प्यार मोहब्बत बढ़ाओगे तो देश भी विकास करेगा, तरक्की होगी, सबको लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन करी है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद जी केजरीवाल, उन्होंने जो भी स्पीच दिया मंच पर, उस पर अमल किया, गुमराह नहीं किया, अमल किया, काम किया। और राहुल गांधी कह रहे थे राजस्थान में 1 2 3 10 गिनोगे ना कर्जा साफ हो जाएगा। अब कल आज उनका चिंतन चल रहा है, तो मैंने तो कल सीएचए की रैली में कहा था कि इनका चिंतन पूरे भारत में पूरा हो चुका है, सिर्फ 2 राज्य बचे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इस बार इनका चिंतन यहाँ भी पूरा हो जाएगा। अरे काम करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत कहाँ है? आप कह रहे हो वो कर नहीं रहे हो, तो लोग देख रहे हैं तो वो तो डूबेगा। जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो धोखा देगा वो डूबेगा। तय है। ने बताया रोजगार दो, नफरत मत फैलाओ, वो सही है, क्योंकि आज का युवा धर्म की तरफ जा रहा है, जाति की तरफ जा रहा है, समाज की तरफ नहीं जा रहा है। तो हम भी आप सभी से ही अनुरोध करेंगे कि एक समाज को एकजुट करने का काम करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसी धर्म की बात ना करें और एकजुट रहिए। पंकज जी, अब मेरा एक सवाल ये है कि आप प्रेजेंट में जिला परिषद सदस्य भी हैं, वो भी निर्दलीय, और अब यूं कहें तो आप आम आदमी पार्टी के नेता भी हो गए हैं। तो 2023 के झुंझुनू विधानसभा में आपके और आपकी पार्टी के मुख्य एजेंडे क्या रहने वाले हैं? देखो, पार्टी का एजेंडा कोई क्षेत्र विशेष को नहीं है, ये पूरे भारत के एजेंडे पे पार्टी काम कर रही है। और भारत के जो बुनियादी मुद्दे हैं लोगों के, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, खेल, उनका स्वास्थ्य, ये पूरे भारत की समस्या, अकेले एक जगह की समस्या नहीं है। इन मुद्दों को लेके पार्टी काम कर रही है। किसानों में जैसे उनकी भाव की बात है, एमएसपी की बात है, उसको गारंटी कानून बनाया जाए, इसके पार्टी पक्ष में है। किसानों के जो नुकसान हो जाते हैं फसलों के, अतिवृष्टि की वजह से, कोई दूसरी महामारी की वजह से, इस तरीके से नुकसान हो जाते हैं, तो उन्होंने 50,000 एकड़ उसमें मुआवजे का उन्होंने प्रावधान रखा है। दिल्ली के आसपास में जो ओलावृष्टि हुई उसमें लोगों को दिया है। तो जो किसानों का भी ख्याल कर रही है, मजदूरों के लिए कानून बना रही है, महिलाओं के पक्ष में उन्होंने अच्छी उनको सुविधाएं दी है। दिल्ली में आज कोई भी महिला बस में जा सकती है, उसको किराए की जरूरत नहीं है, उसकी सुरक्षा की भी बात है। इन सब मुद्दों पर जब पार्टी काम कर रही है तो उसी मुद्दे पे यहाँ भी ये लड़ाई रहेगी और उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे आपने आम आदमी पार्टी की बात की, तो ये सही है कि किसी
मुफ्तखोरी या यूँ कहें कि लोग आजकल समाज की तरफ जा करना कि युवाओं की तरफ जो बात होती है उनको बात ना करके सिर्फ नफ़रत की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इन सभी से हट के शिक्षा की, रोज़गार की, इन सब की बात नहीं करते हैं। ये मैं खुद एक पर्सनली तो नहीं कहूँगा क्योंकि हम किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन युवाओं की जो मुख्य मांग होती है उन सभी पे अमल करना चाहिए। अब आपका और आखिरी सवाल ये है पंकज जी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को और प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज भारत का मीडिया, जो बड़े टीवी चैनल हैं, बड़े अखबार हैं, वो सारे के सारे भड़वागिरी पर उतर चुके हैं और उनके जो मालिक हैं वो सारे इस भड़वागिरी के कारण कोई राज्यसभा में जा रहा है, कोई बड़े उसको बिजनेस में उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है और बड़े बड़े जो बिजनेस वाले हैं वो भी टीवी चैनल खरीद रहे हैं। तो ये लोग व्यापारिक टाइप के लोग हैं इसमें सारे, और मीडिया है ये वो स्तंभ है जो भारत की जो 3 स्तंभ हैं उन तीनों स्तंभों को कंट्रोल करता है अपनी स्वतंत्रता, अपनी लेखनी कारण, अपनी बात के वजह से। और ये ही उनके पक्ष में खड़ा हो जाए तो वो जो तीनों तंत्र जो डूबे हुए हैं वो तो डूबे हुए हैं और ये उनके साथ शामिल हो गया। और ये एक बहुत, वैसे तो बहुत बड़ा आपराधिक करते हैं ये, जिस तरीके से ये जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उनको दबा के और दूसरे मुद्दों को हाईलाइट कर रहे हैं। इसका मतलब है देश का जो सत्यानाश हो रहा है, देश जो डूब रहा है, देश जो खत्म हो रहा है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है जो मामला, ये जो छोटे छोटे जो चैनल बनाए हैं, किसी ने यूट्यूब पे बनाया है, किसी ने छोटे छोटे चैनल दूसरे फेसबुक पे आप दिखा रहे हो, कोई पेज पे आप दिखा रहे हो, जो सोशल मीडिया के जो चैनल बने हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के एक दूसरे के आदान प्रदान हुए हैं, उसकी वजह से ये जो ढांचा अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और इन नालायकों ने तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी जैसे अभी श्रीलंका में इनके मुंह काले कर रहे हैं, इनके घर जलाए जा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ होने में अभी समय नहीं लगेगा, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि मुफ्तखोरी का भी ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारत का जो कानून है, भारत का जो संविधान है, उसमें बिजली, पानी, शिक्षा, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये फंडामेंटल राइट हैं, ये हर सरकार को मुहैया करवाने पड़ेंगे। आप बिजली उपलब्ध करा रहे हो लोगों को निःशुल्क आप शिक्षा दे रहे हो, तो एहसान थोड़ी कर रहे हो। पूरे भारत में जो टैक्स ले रहे हो, गरीब आदमी नमक खाता है उस पर भी टैक्स देता है। ये प्रचार कर रहे हैं ना कि टैक्स देने वाले कुछ लोग हैं, वो टैक्स देने वाले नहीं, वो टैक्स की चोरी करने वाले लोग हैं। टैक्स भारत का गरीब से गरीब आदमी जो माचिस भी लेके आता है उस पर भी टैक्स लग रहा है, तो टैक्स हम दे रहे हैं, भारत के गरीब लोग दे रहे हैं। तो जो आप पूरे भारत से टैक्स ले रहे हो तो उनको दे क्या रहे हो? सिर्फ आप लेने ही लेने का काम है, तो फिर आप गवर्नमेंट नहीं हो, फिर आप व्यापारी हो। आप जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसके बदले आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, उसको आप बदले आपको पानी देना पड़ेगा, उसके बदले आपको बिजली देनी पड़ेगी। रही बात किसानों की फ्री बिजली की, तो किसानों का भाव तय कौन करता है अनाज का? 1 बीघा की जो लागत है ना किसान की गेहूं की, उस पर जो 1 बोरी जो निकालता है 1 कुंटल, उस पर उसका सारा खर्चा, उसकी घर की लेबर, उसका निराई, गुड़ाई, बुआई, कटाई, जो सारा लेके घर तक आता है तो 1 कुंटल बोरी पे 7,000 रुपये खर्च होता है। और फिर 50% उस पर लाभकारी मूल्य, तो 10,500 रुपये कुंटल किसान की गेहूं होनी चाहिए। और आपने एमएसपी कर रखी है 2,200। तो घाटे में कौन ले जा रहा है किसान को? तो सरकार ले जा रही। सरकार कह रही कि देश को हम खिलाना चाहते हैं, तो देश को खिलाना चाहते हो तो इस पर दंड क्यों लगा रहे हो आप?
इसको खाद बीज निराई गुड़ाई कटाई इसके तो पैसे दो, बिजली तो आप निःशुल्क दो कम से कम, आप इनका भाव भी आप ही तय करते हो और इनकी जो चीजें मिलती हैं उन पर भी आप ही रेट फिक्स करते हो, तो मारने का काम नहीं है क्या ये? इसलिए ये फ्री की चीजें नहीं है, लोग ये प्रचार कर रहे हैं, फ्री की चीजें खुद ले रहे हैं। एक नेता को 3000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, तो नेता किसने बनाया? जनता ने। तो जनता तो भूख मरे, उसको 3000 फ्री, टोल उसका फ्री, टेलीफोन उसका फ्री, उसका किराया उसका लगता नहीं। हवाई जहाज में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, चाहे बस में जाओ, गाड़ी लेके घूमेगा तो गाड़ी का तेल उसको फ्री। तो फ्री का कौन खा रहा है? जनता टैक्स कौन खा रहा है? जो खा रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनको फ्री मत दो, तो इनका खून निकाल लो, इनको मार दो, फ्री मत दो, इनको मार दो। ये व्यापारिक लोग हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अभी ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई अडानी अंबानी की। ये भारत के सारे साधन संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, और जिस देश के साधन संसाधनों पर एक दो आदमी का कब्जा हो जाए वहाँ की जनता स्वतः ही गुलाम हो जाती है। गुलामी का कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, गले में पट्टा डाल के नहीं घूमते गुलाम। अंग्रेज भारत में आए, भारत के सारे साधन संसाधनों पर कब्जा कर लिया, जनता अंग्रेजों ही गुलाम हो गई। उससे पहले जितने भी राजा महाराजा जो भी नवाब थे, उन लोगों ने भारत के सारे साधन संसाधनों पर कब्जा कर लिया, भारत की जनता उनकी गुलाम हो गई। आज सारे जो भी सार्वजनिक संसाधन है उन पर किनका कब्जा हो रहा है? अडानी अंबानी का। तो भारत की जनता किसकी गुलाम हो गई? अडानी अंबानी की। ये तो किराए के रखे हुए लोग हैं, वास्तविक देश के मालिक अडानी अंबानी बन चुके हैं। 6-7 दिन पहले आपने देखा ना, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आया, तो अडानी ने कहा, अडानी का कोई राइट नहीं है बयान देने का, विदेश मंत्री दे सकता है, प्रधानमंत्री दे सकता है। अडानी ने कहा कि 2050 तक भारत में भूखमरी खत्म कर देंगे। इसका मतलब मालिक कौन है भारत का? अडानी। ये ध्यान रखने की बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के चैनल अपने को गांव-गांव में डेवलप करने होंगे। इन चैनलों के माध्यम से आप जो लोगों की वास्तविक समस्याएं उनको आप उठाइए, देश को दिखाइए, देश को बचाइए, वरना देश डूब गया है। ये थे हमारे साथ पंकज धनखड़ जो झुंझुनू से आते हैं, जिन्होंने एक चीज़ ये कही कि आज के टाइम पे जो देश है वो एक लोग लीडरशिप की तरफ में जाके एक गुलाम बनता जा रहा है। तो इससे हम सबको आगे आना होगा और जागरूक बनना पड़ेगा। और आइए आप हमारे साथ जुड़िए RJ T24 के माध्यम से और समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।